नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पढ़ाकू पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, बी चावल, ऑप्शन नंबर सी मक्का, ऑप्शन नंबर डी बाजरा। तो भारत में ये सारी फसलें जो मुख्य रूप से उगाई जाती, जो गेहूं चावल है, ये मुख्यतः उगाई जाती हैं बहुत ही अधिक मात्रा में। और वहीं गेहूं की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इसे उगाया जाता है, इसके बाद पंजाब व हरियाणा का नंबर आता है। लेकिन भारत की जो मुख्य खाद्य फसल है वो चावल है। गेहूं भी बहुत मात्रा में खाया जाता है व उगाया जाता है, लेकिन जो मुख्य खाद्य फसल है वो चावल है, यानी कि चावल का सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है भारत में खाने के रूप में, सबसे ज़्यादा चावल का ही उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारत की मुख्य खाद्य फसल वो चावल है। वहीं अगर बात करें जैसे गेहूं की उत्पत्ति, चावल की उत्पत्ति या मक्का, ये फसलें सबसे पहले आपके दिमाग में आ सकता है कहाँ उगाएंगी। तो जो गेहूं है उसे तुर्की, ईरान में इसके जो साक्ष्य मिले 700 हजार वर्ष पूर्व से वहाँ पर उगाया जाता था। तो इसके साक्ष्य मिले हैं तो तुर्की व ईरान में। और वहीं चावल की बात करें तो ये चीन में सबसे पहले उगाया गया था। और चावल कई प्रकार के होते हैं, काले चावल, भूरे चावल, और इनसे कई व्यंजन बनते हैं जैसे खिचड़ी। और जो भारत में सबसे ज़्यादा बनाया जाता है जिसे भात कहते हैं, लेकिन जो हिंदी भाषी लोग हैं इसे भात के रूप में भात कहते नहीं है। लेकिन अगर भात शब्द की बात करें तो भात एक संस्कृत का शब्द है, ये हिंदी का शब्द नहीं है। लेकिन हिंदी भाषी इसे चावल के रूप में ही ज़्यादातर चावल ही इसे कहते हैं, भात बहुत कम लोग इसे कहते हैं। तो मक्का की बात करें तो जो मक्का है वो मैक्सिको में सबसे पहले उगाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि जो मक्का है सबसे पहले मैक्सिको में उगाई गई थी, इसके बाद भारत में व अन्य देशों में इसे उगाया जाना प्रारंभ हुआ। मक्का जो एक मोटे अनाज के रूप में इसे देखा जाता है। और जो 15% मात्र आदमी खाने के रूप में इसे योग करता है, बाद बाकी 85% जो मक्का का यूज होता है वो जानवरों को खिलाने के काम में लिया जाता है। और बाजरा की जो बाजरा है, अगर बाजरे की बात करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये कहाँ की फसल सबसे पहले से कहाँ पर उगाया गया, या भारत में सबसे ज़्यादा या कौन सी कंट्री में से सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है कि भारत की जो मुख्य खाद्य फसल है वो चावल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी हुआ, या भारत में सब डाक टिकट का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन है 1897, 1880, 1997 व 1852। अगर 1897 की बात करें तो 1897 में भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह लगाया गया था जो कि दार्जिलिंग में था। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि भारत में सबसे पहले जल विद्युत शक्ति गृह कहाँ पर लगाया गया था? तो दार्जिलिंग में सबसे पहले इसे लगाया गया था। और दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? तो ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पड़ता है। यहाँ पर चाय भी बहुत ही प्रमुख मात्रा में उगाई जाती है। यहाँ की चाय को सबसे पहले जीआई टैग भी मिला था, ये भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग से भी रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दार्जिलिंग की चाय है उसे सबसे पहले भारत में उसे ही जीआई टैग मिला था। और वहीं बात करें 1880 की, तो 1880 में भारत में सबसे पहले मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और वहीं बात करें 1897 की, तो 1897 में महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारत में पहला डाक टिकट जारी हुआ वो भारत में कब हुआ? तो 1852 में पहला डाक टिकट जारी हुआ था। और ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट हमने आपको बताए वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन्हें भी याद रखिए। और इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। 1852 में पहला डाक टिकट जारी हुआ था। चलिए
क्वेश्चन है गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गरीबी से रिलेटेड है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ऑप्शन है चौथी, पांचवी, छठवीं व सातवीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, लेकिन गरीबी ना तब हटी ना अब हटी। तो हमें क्वेश्चन से मतलब है, तो क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा, यानी कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसमें ये नारा दिया गया था, तब से लेकर अब तक अभी तक गरीबी नहीं हट पाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला डीजल इंजन कारखाना कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन है सतारन, डिगबोई, मथुरा व बोरीवली। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारत में पहला डीजल इंजन बनाने का जो पहला कारखाना लगा था वो सतारन में लगा था। सतारन कहाँ पड़ता है? तो सतारन महाराष्ट्र जो राज्य है वहाँ पड़ता है। और अगर पूछा जाए कि जो डीजल इंजन बनाने का कारखाना कब प्रारंभ हुआ था, तो 1932 में ये कारखाना महाराष्ट्र के सतारन में लगाया गया था। तो डीजल इंजन कारखाना सतारन में सबसे पहले बनाया गया था, लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और डेट भी आप जरूर याद रखिए, 1932 में इसे सतारन में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मांग नियम के अनुसार। जो इकोनॉमिक होती है उसमें एक मांग नियम है, उसके अनुसार क्या सही है? तो ऑप्शन है आपके सामने, जब आय में वृद्धि होती है तब मांग बढ़ जाती है। यानी कि जब आय में वृद्धि होती है तब मांग बढ़ जाती है, यानी किसी प्रोडक्ट की मांग बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी है, कीमत गिरती है तब मांग बढ़ती है, या कीमत बढ़ती है तब मांग बढ़ जाती है, या जब आय और कीमत बढ़ती है तब मांग बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब किसी चीज की कीमत गिरती है तब मांग अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि जब कीमत गिरी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पहुंच में होती है, तो बहुत से लोग उसे खरीद पाते हैं, गरीब लोग भी खरीदते हैं, जिससे किसी भी चीज़ की मांग अपने आप बढ़ जाती है। तो मांग नियम के अनुसार जब किसी चीज़ की कीमत गिरती है तब मांग बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आयकर, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति कर, ऑप्शन नंबर सी उपहार कर, ऑप्शन नंबर डी बिक्री कर। तो इनमें से 3 प्रत्यक्ष कर हैं और एक अप्रत्यक्ष कर है, जो कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो आयकर की बात करें, ये एक प्रत्यक्ष कर है जो कि आय पर, यानी कि आपके पास आपकी जितनी भी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय होती है उस पर ये आय कर लिया जाता है सरकार द्वारा। और वहीं संपत्ति कर की बात करें तो संपत्ति पर भी कर लगता है, तो उसे ही जो संपत्ति होती है उस पर कर लगता है, उसे संपत्ति कर कहते हैं, संपदा कर भी उसे कहते हैं। उपहार कर की बात करें तो किसी रिश्तेदार या किसी अन्य से लिया गया कोई उपहार, भेंट वगैरह पर भी कर सरकार द्वारा वसूला जाता है। तो जो 50,000 से अधिक का कोई उपहार अगर आप किसी से लेते हैं तो किसी भी रिश्तेदार या किसी अन्य से, तो उस पर कर लगता है। लेकिन शादी विवाह में इसकी छूट है। अगर शादी विवाह में किसी भी तरह से दुल्हन पक्ष से कोई भी उपहार दिया जाता है तो उस पर कर नहीं लगता है। लेकिन जो उपहार कर है वो 50,000 से अधिक अगर कर किसी भी रूप में जो आप उपहार लेंगे वो किसी भी रूप में हो सकता है, उस पर सरकार आपसे जरूर कर वसूल करेगी, उसे ही उपहार कर कहा जाता है। अगर बिक्री कर की बात करें तो सेल्स टैक्स इसे कहते हैं, जिस पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से टैक्स वसूलती है। तो आयकर, संपत्ति कर व उपहार कर
तीनों कर ही प्रत्यक्ष कर हैं, लेकिन जो बिक्री कर है वो प्रत्यक्ष कर में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण बिक्री कर नहीं है। जो बिक्री कर है वो एक अप्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका अगला पार्ट आप जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।